स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे साइटोकाइनेसिस की। साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव्य का विभाजन। अभी तक हमने देखे थे कोशिका का विभाजन देख लिए थे। सबसे आखिरी में हमारे पास बचता है सिर्फ कोशिका द्रव्य का विभाजन या साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस दो तरीके के होते हैं और दो तरीके कौन कौन से होते हैं? एक होता है एनिमल में और दूसरा होता है प्लांट में। अब अभी तक तो हमने क्या किए थे, सारे का सारा एक साथ पढ़े थे और हम इसको दोनों साइटोकाइनेसिस को हम दोनों में अलग अलग पढ़ रहे हैं, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जितना था इनका वो लगभग सिमिलर था दोनों में। अब एनिमल और प्लांट को हम अलग अलग पढ़ने के पीछे कारण क्या है कि प्लांट जो होता है, प्लांट में सबसे ऊपर जो लेयर होती है किसी भी सेल में, वो होती है सेल वॉल या कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति का विभाजन वैसा नहीं हो सकता है जैसा हम सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली का करते हैं। और किसी भी एनिमल में, चाहे हम हो या किसी जंतु की हम बात करें, तो सबसे ऊपर इसमें होता है कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। अब इन दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होता है? कोशिका झिल्ली सॉफ्ट होती है और कोशिका भित्ति या सेल वॉल वो हार्ड होती है। तो किसी भी कठोर चीज को हम खींच नहीं सकते, जबकि हम सॉफ्ट चीजों को अपनी तरफ खींच सकते हैं, तो उसको दबाया जा सकता है। प्लांट सेल में ऐसा करना थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। तो इसी के लिए हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर इन दोनों चीजों के लिए अलग अलग तरीके से देखेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले एनिमल में। एनिमल में हम सबसे पहले किसी कोशिका को बना लेते हैं। और कोशिका में जब हमने लास्ट टाइम बनाए थे, हमने टीलोफेज देखा था। तो टीलोफेज में हमने दो चीजें देखे थे कि यहाँ पर दो केंद्रक बन चुके थे। ये दो केंद्रक हो गए थे और दोनों केंद्रक के साथ ही साथ एक चीज और कॉमन हो गई थी कि इनके साथ सारे के सारे कोशिका दो तरीके से बन गए थे। अब यहाँ पर जो इसमें सबसे ऊपर है, ये होता है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। ये दोनों क्या होगा? ये दोनों कहलाएंगे हमारे न्यूक्लियस। अब यहाँ पर एक कैरेक्टर होता है और ये कैरेक्टर क्या करता है, अपने दोनों हाथों से इसको, मतलब ये जो कोशिका झिल्ली है ऊपर वाली, एक इसको खींचेगा और एक इसको खींचेगा। तो ये होता क्या है? देखिए, हमने कोशिका कंकाल में तीन चीजें पढ़े थे, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोटिब्यूल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो माइक्रोटिब्यूल्स को छोड़कर के जो दो चीजें थी, माइक्रोटिब्यूल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये दोनों चीजें ऐसी थी जो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल थी, इनमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता था। अब बचती है तीसरी चीज जिसमें कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज को खींच लेना, मतलब संकुचित कर लेना और छोड़ देना। तो ये जो था, ये क्या कहलाएगा? हमारा माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट में कंस्ट्रक्शंस हो जाएगा, इसकी वजह से यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ दोनों तरफ से पकड़ लेगा और उसको बीच में कॉन्ट्रैक्शंस करने के लिए कोशिश करेगा। और जब यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्शंस कर लेगा तो क्या होगा? अब यदि आप किसी चीज को दोनों तरफ से पकड़ करके खींच रहे हो तो उसमें कुछ ऐसा फरो निर्माण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो कैरेक्टर था माइक्रोफिलामेंट, ये क्या कर रहा था, इस हाथ से इसको भी खींच रहा था और इधर से इसको भी। अब एक न्यूक्लियस हमारा यहाँ पर था और एक न्यूक्लियस यहाँ पर था। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर हो गया फरो का फॉर्मेशन, जिसे ये कहलाता है फरो फॉर्मेशन। अब दूसरी चीज यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बीच में अपने अंदर की तरफ किसी चीज को खींच रहा है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं सेंट्रीपिटल। क्या कहलाएगा ये? सेंट्रीपिटल। तो यहाँ पर दो चीजें होंगी जब हम एनिमल की बात करेंगे। एनिमल में साइटोकाइनेसिस की बात करते हैं तो यहाँ पर होता है सेंट्रीपिटल होता है, पहली चीज है। दूसरी चीज होता है फरो का फॉर्मेशन। कभी कभी डायग्राम कुछ ऐसा भी आ सकता है। तो ये फरो का जो फॉर्मेशन है, ये वाला फरो फॉर्मेशन कहलाएगा, है ना। और उसके बाद सबसे लास्ट में, अब इसके बाद जब फरो फॉर्मेशन हो गया तो हमारे पास सिर्फ एक ही इवेंट बच जाता है, और वो होता है क्या, इन दोनों सेल को अलग अलग कर देना। एक सेल यहाँ पर हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, और इसके अंदर क्या जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा हमारा केंद्रक या न्यूक्लियस।
तो एक सेल से दो सेल हो गए। यहाँ पर एनिमल का साइटोकाइनेसिस खत्म होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्लांट में साइटोकाइनेसिस का। हम बात करते हैं प्लांट की। प्लांट में क्या होगा, देखिए प्लांट में सबसे पहली चीज होती है, यदि हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के साथ इसके पास एक चीज और आ जाती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल हमेशा कहाँ पर होगी, बाहर की तरफ होगी। ये सेल वॉल हो गया। अब इस सेल वॉल में पहले से क्या थे, दो न्यूक्लियस थे। एक न्यूक्लियस यहाँ पर था और एक न्यूक्लियस यहाँ पर था। अब यहाँ पर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर की ओर खींचा जा सकता है क्योंकि ये कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। लेकिन इस सेल वॉल को हम अंदर की ओर नहीं खींच सकते क्योंकि ये हार्ड होता है। यदि हम किसी कमरे में हैं और उस कमरे में बैलून लगा हुआ तो हम बैलून को अपनी तरफ खींच सकते हैं, उसकी दोनों परत हम अंदर की तरफ दबा सकते हैं। लेकिन यदि हम बोलें कि दीवार को अंदर की तरफ खींचना हो तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पर हम इसको अंदर की तरफ नहीं खींच सकते तो इनके बीच में डिफरेंस पैदा कर देंगे, मतलब बीच में से अलग अलग कर देंगे। और जब बीच में से किसी चीज को अलग किया जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। अब इसको अलग करना होगा तो माइक्रोफिलामेंट की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा है, अब इनको बीच में खींचने का काम तो करना नहीं है, मतलब हमको कॉन्ट्रैक्शन नहीं करना है, संकुचन नहीं करना है, तो हम यहाँ पर बना देते हैं माइक्रोटिब्यूल्स। और ये माइक्रोटिब्यूल्स क्या करेगा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पर डिपोजिशन किसका हो गया, माइक्रोटिब्यूल्स का। और इस माइक्रोटिब्यूल्स के ऊपर ये अपने बेस्ट मटेरियल को यहाँ से इसमें डिपॉजिट करना चालू कर देते हैं। जब इसमें बेस्ट मटेरियल आएगा तो ये कैसा दिखेगा, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या था, हमारा सेल वॉल था। और इस सेल वॉल के बाद यहाँ पर अंदर जो आ गया था, ये आ गया था माइक्रोटिब्यूल्स। यहाँ पर हमारा एक केंद्रक था, दूसरा केंद्रक यहाँ पर था। अब इसमें इसने डिपोजिशन करना चालू कर दिया। ये डिपोजिशन करने लगा। डिपोजिशन नॉर्मली किसका करता है, लिग्निन और सुबेरिन का। जब ये डिपोजिशन हो जाएगा तो आप ऐसा समझ लीजिए, जब कोई घर बनता है, कोई मकान की छत बनती है, तो उसके पहले इसके ऊपर क्या करते हैं, लोहे की प्लेट्स को बिछा दिया जाता है, लोहे की तार की जाली बना दी जाती है, और उसके बाद इसमें सीमेंटिक मटेरियल डाल दिया जाता है। तो ये लोहे की जाली हो गई। क्या था, ये माइक्रोटिब्यूल था। और यहाँ पर ये जो जब इसके ऊपर डिपोजिशन हो गया तो ये डिपोजिशन क्या कहलाता है, ये डिपोजिशन कहलाता है सेल प्लेट। ये पहली चीजें होती है जो किसी सेल को बांटने के लिए काम करती है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर क्या हो गया, इन दोनों चीज को दूर किया गया। दूर करने के लिए जो चीज काम करती है वो कहलाती है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल। उसके बाद में जब ये प्लेट बन गया तो इस प्लेट को बोलते हैं सेल प्लेट। सेल प्लेट पहली प्लेट होती है जो सेल साइकिल के बाद में तैयार होती है और किसी भी कोशिका को विभाजन करने के लिए काम करती है। उसके बाद में यहाँ से ये अपने आप टूट जाता है एक समय के बाद में, और जब ये टूट जाता है तो इसके बाद यहाँ से दोनों सेल आपके अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा माइटोसिस कंप्लीट हो जाता है। अब माइटोसिस के बाद में हम बात करते हैं मियोसिस की। ये इसका डीएनए हो गया, ये इसका डीएनए हो गया। यहाँ पर ये दोनों चीजें कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ यहाँ पर होता है सेल प्लेट का फॉर्मेशन। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि अभी मियोसिस का कुछ पार्ट आपको अभी दे दूं, या मियोसिस का बेसिक हम अभी स्टार्ट कर लेते हैं, और मियोसिस के बाद में जो नेक्स्ट होगा वो मैं उसके बाद आपको वो बता देता हूँ। तो मियोसिस अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर पहले तो हम ये समझते हैं कि मियोसिस होता क्या है। जैसे हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, ह्यूमन बॉडी में जो क्रोमोसोम होता है उस क्रोमोसोम का नंबर होता है 46।
ये हमारी बॉडी है, सपोज ये एक मेल है और एक ये फीमेल है, तो इन दोनों में क्रोमोसोम के नंबर कितने होंगे? यहाँ भी 46 होगा, यहाँ भी 46 होगा। और यदि इन दोनों के फ्यूजन से, इन दोनों के संयुग्मन से एक नया बेबी बनता है, तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? इसमें भी 46 होना चाहिए। लेकिन यदि यहाँ से 46 क्रोमोसोम आ रहे हैं, यहाँ से भी 46 क्रोमोसोम आ रहे हैं, तो ये हो जाता है 92। मतलब पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म ही बदल जाएगा, ह्यूमन की जगह कोई और हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं क्या होता होगा, इसका डिवीजन होता होगा। और डिवीजन कैसा होता होगा? ये हाफ होते होंगे। तो यहाँ पर यदि हम देखें, यहाँ पर एक मेल है जिसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या 46 है, और कोई फीमेल है जिसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या 46 है। यदि इन दोनों में सबसे पहले क्या फॉर्म होगा? इसमें पहले फॉर्म होता है स्पर्म। यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा पहले स्पर्म, और जब स्पर्म बनेगा तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या होती है 23। ठीक वैसे ही फीमेल में बनेगा ओवम, और ओवम में क्रोमोसोम की संख्या होती है 23। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम कैसे हो गए? हाफ हो गए। और इसी हाफ होने की प्रोसेस को बोलते हैं मियोसिस। अब ये जो 23 और 23 का फ्यूजन होगा तो ये बन जाएगा 46, और इस 46 को हम बोलते हैं जाइगोट। अब यहाँ पर जो स्पर्म बना, तो स्पर्म बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है? स्पर्म बनने की प्रोसेस कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस। इसका नाम क्या आएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है किसी चीज का बनना या फॉर्मेशन। ओवम के लिए क्या बोलेंगे? ओवम जेनेसिस। ना, क्या बोलेंगे हम? oogenesis। ये दो चीजें कैसे बनती है, क्या होता है, हम इस चीज को देखेंगे। और उसके पहले देख लेते हैं, जब ये दोनों बन जाते हैं, जब फ्यूजन होता है, तो फ्यूजन के दौरान एक बॉडी में क्या होगा? तो जैसे जब ये जाइगोट बनेगा, जब ये जाइगोट बनेगा तो किसी एक जगह पर 43 क्रोमोसोम मदर से आते हैं और 43 क्रोमोसोम फादर से आते हैं। तो ये साइज पे के हिसाब से यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। यदि ये एक पर्टिकुलर साइज है और इसी साइज का दूसरा क्रोमोसोम इसके साइड पे आ जाए, तो ये मैटरनल होगा और ये होता है पैटर्नल। और जब ये दोनों, यदि पहला क्रोमोसोम यहाँ पर आया, तो यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा? सबसे छोटा वाला क्रोमोसोम सबसे नीचे खड़ा होगा। तो ये अपने हाइट के हिसाब से एक दूसरे से अपना अरेंज हो जाते हैं। और इन दोनों क्रोमोसोम का आमने सामने खड़े होना, या सेम हाइट के क्रोमोसोम का आमने सामने खड़े होना, ये कहलाता है होमोलोगस क्रोमोसोम। इनको हम बोलते हैं होमोलोगस। होमोलोगस, होमो मतलब होता है सेम, हमने शुरू से पढ़ा इस चीज को। होमो मतलब होता है सेम, और लोगस मतलब लोकेशन। किसकी लोकेशन? तो जीन की लोकेशन। तो यदि किसी क्रोमोसोम की हाइट सेम है, तो उनके क्रोमोसोम का जो प्लेस होगा वो भी कैसा होगा? सेम होगा। यदि एक क्रोमोसोम हमारा यहाँ से बना है और इसकी हाइट हमारी इतनी ऊपर तक गई है, ये नीचे आ गया, इसके साइड में हमने एक फीमेल का क्रोमोसोम खड़ा कर दिए, और यदि हमने यहाँ से एक और क्रोमोसोम बनाए, अब इनकी हाइट कैसे हो गई? सेम हो गई। यदि इसमें जीन यहाँ पर होगा तो इसका जीन भी इसी स्थान पर होगा। मतलब इनकी लोकेशन कैसे हो गई? सेम हो गई। और जब लोकेशन सेम हो गई तो ये कहलाता है होमोलोगस। और ये सारे के सारे कैसे अरेंज हो जाएंगे? सिक्वेंटली अरेंज हो जाएंगे। सबसे बड़ा पहले होगा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। इस तरीके से ये हमारे पूरे क्रोमोसोम खड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मियोसिस कितने पार्ट में होता है और कैसे होता है। अभी के लिए इतना, थैंक यू।